स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका अपन पूरा फुल एंड फ्लेज रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने मेरी लाइव क्लास अटेंड करी है उनने तो पढ़ रखा है, बट जो लोगों को पूरा बेसिकली पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ना है वो आज अपने इस चैनल के अंदर बढ़िया तरीके से, कैसे बढ़िया तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे कि क्या रहता है इस चैप्टर का बेसिक। क्योंकि बहुत हार्ड पड़ता है चैप्टर, लोगों को बैठता नहीं है, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये दो चैप्टर के अंदर ही डिवाइड है। ठीक है ना, ये जो चैप्टर है खुद ही दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक है हेनरी जी का और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर का। ठीक है, वैसे बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना वो बेसिकली हेनरी फ्यूल का है, हेनरी। और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का है ना वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला पार्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला पार्ट। समझ रहे हो ना, थोड़ी राइटिंग को ऐसे इग्नोर करना। बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे आज ये चैप्टर। ठीक है, तो दो मैंने आपको चीज़ बताई, ये दो पार्ट के अंदर पूरा चैप्टर डिवाइड होगा। 10 मिनट के अंदर अपन पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, अपना पूरा चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 3-4 चीज़ें है ना जो कि याद रखनी है। जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, फादर ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फ्योल। जो अपन ने पढ़ा ना, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो ये प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस की जिसने खोज करी पांचों प्रोसेस की, वो थे हेनरी फ्योल, इसलिए उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला गया। ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अपना पहला टॉपिक जो रहेगा ना वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली अपन इसको पढ़ेंगे। बेसिकली 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं। ठीक है, अब बच्चों को प्रिंसिपल याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं आ गया ना, बढ़िया सुझाव लेके आ गया हूँ आपके पास। तो आपको सिर्फ है ना सब पता है, CBSE RBSE दोनों बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं ना, तो SRC पता है, श्री राम कॉलेज जाएगा मेरा बेटा, जाएगा। श्री राम कॉलेज पता है ना सबको, श्री राम कॉलेज बेसिकली जो कॉमर्स का कॉलेज है ना दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के अंदर है, उससे अपन को हिंट मिलेगा SRC का। श्री राम कॉलेज तो सबको पता है, अब जिसको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी 90 से % ऊपर आते जनरल वाले जो स्टूडेंट्स है ना, और जो OBC है, अगर इसमें क्राइटेरिया जैसे 96% फॉर जनरल है, 97 गई थी लास्ट टाइम, 98 भी जाती है। अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है ना, बहुत लक की बात होती है, बहुत बेटर माना जाता है इस कॉलेज को। अगर एक बार एडमिशन हो गया ना तो आप बस आपकी लाइफ सेट है। लोग बोलते हैं CA करेंगे, CS करेंगे, CMA करेंगे, बट अगर इस कॉलेज में एडमिशन हो गया ना आफ्टर 12th, लोगों का टारगेट होता है इस कॉलेज में एडमिशन लेना। अपन तो RU है, अपन तो राजस्थान के, अपन तो जयपुर वासी, अपन तो RU में पहुंच जाएंगे भाई, कॉमर्स कॉलेज में भाई कोटा लगा के एडमिशन ले लो। बट कोई बात नहीं, जो श्री राम कॉलेज है ना, जो मैं आपको कॉलेज बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है। पूरी इंडिया में सबसे बेस्ट कॉलेज माना गया है, ये माना क्या गया है। ठीक है, तो बेसिकली SRC आपको पता लग गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक छोटी ट्रिक है। ठीक है, क्या ट्रिक है, सबसे पहले बोलेंगे अपन एक दादू गए, कहाँ गए, SRC, श्री राम कॉलेज। अब श्री राम कॉलेज गए, बढ़िया कॉमर्स का कॉलेज था, इनको बड़ी पेटीज पसंद थी, बट वहाँ पे पेटीज तो मिल गई, वहाँ पे क्या नहीं मिला इनको, सॉस नहीं मिला, सॉस। क्या नहीं मिला, सॉस नहीं मिला। सॉस बोले तो पता है ना आपको, पुचिक वही सॉस नहीं मिला। अब बोलोगे सर यार ये क्या पढ़ा रहे हो यार, आप तो मजाक, पहले यूट्यूब चालू करा, आज बड़े टेंशन में थे हम, और यूट्यूब की वीडियो चालू करती, जो दादू है हमारे, दादू, ठीक है, आपने हमको तो टेंशन में डाल दिया। सर ये दादू सिखाने लग गए। दादू गए SRC, श्री राम कॉलेज, ये गेट है श्री राम कॉलेज का, समझ गए ना। ऐसे 2-4 बिल्डिंग है, ऐसे ब्रांचेस बनी हुई है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे क्या मिला, वहाँ पे उनको पेटीज भाई, बट वहाँ पे नहीं मिला उनको सॉस, नहीं मिला सॉस, तो मुँह से क्या निकला, ई सॉस खिला दे रे बाबा, मुँह से क्या निकला, ई। तो बेसिकली अपन को पता लगा, जो ये शॉर्ट फॉर्म है ना, ये ही 14 प्रिंसिपल में बताएगा आपको। ये लर्निंग ट्रिक है, ये कोई ऐसे नहीं प्रिंसिपल है, ये ओनली लर्निंग ट्रिक है। क्या है यार, एक तो ये दिक्कत कर रहा है मेरे, चल निकल, फिर से आ गया तू, चल निकल, फिर से आएगा, देखना है अभी, रुको, कोई ना, इसको दिक्कत करने दो, अपन अपना काम अटकाएंगे नहीं। ठीक है, तो अपन को शॉर्ट फॉर्म क्या मिला, दादू। ठीक है, दादू गए SRC, श्री राम कॉलेज, क्या नहीं मिला, सॉस, मुँह से क्या निकला, ई। तो 14 प्रिंसिपल याद हुए नहीं हुए, यहाँ पे ही मैं आपको 14 के 14 प्रिंसिपल निकाल दूंगा। कैसे, DW,
ठीक है, याद करना दादू, इतना याद करो, पांचों याद करो। पहले नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले बोलो मेरे साथ, सारे स्टूडेंट बोलेंगे DADW, दादू गए SRC, नहीं मिला सॉस, मुंह से निकला ई। दादू गए SRC, नहीं मिला सॉस, मुंह से निकला ई। दादू गए SRC, नहीं मिला सॉस, मुंह से निकला ई। यहाँ पे अपने 14 प्रिंसिपल खत्म। अब बोलोगे सर आपने 6 मार्क्स का टॉपिक, हाँ बिल्कुल बेटा, 6 मार्क्स का बिल्कुल आपके बोर्ड के एग्जाम में, CBSE स्टूडेंट हो या फिर RBSE, आपके पक्का मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में 6 मार्क्स का टॉपिक पक्का है, 6 मार्क्स का। और ये 6 मार्क्स का टॉपिक सिर्फ दादू ने पूरा कर दिया। अब कैसे किया अब बताएंगे अपन यहाँ पे। डी से आएगा अपना, ठीक है, पहला लिखता हूँ डिविजन ऑफ, पता है ना सबको, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। जितना मैंने तो आपको इसको रटना बताया ना, जितना मैंने आपको रिमेंबरिंग ट्रिक बताई, उससे इजी तरीके से मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूँगा। कैसे करूँगा, बस थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। ये पहले पार्ट में तो आपको सारे नाम याद गिना रहा हूँ। तो दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ी राइटिंग का इशू है बेटे, ठीक है, अभी मेरा पेन टैब थोड़ा वर्किंग कंडीशन में नहीं है, मैं थोड़ा नया की उसमें चल रही है, जब तक आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। तीसरा है अपना डी फॉर डी आ रहा है ना वापस, डी से आएगा अपना डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड आएगा अपना डिसिप्लिन, डी से डिसिप्लिन, बस तू भी डिसिप्लिन में आ जा मेरे लैपटॉप, ठीक है। चौथा आएगा अपना यू से यूनिटी ऑफ कमांड, जाने दो उसको, यूनिटी ऑफ कमांड। सेम वापस यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाम कैसे याद होंगे, जब मैं आपको पांचों सारे समझा दूंगा ना, सारे नाम याद हो जाएंगे आपको। डायरेक्शन, ठीक है। छठा आएगा अपना ये, ठीक है, ये एक सेक्शन खत्म हो गया, दादू जी खत्म हो गए, ठीक है। ये पांचों सेक्शन दादू जी के हैं, ठीक है। बोलना डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये 14 प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने, जिसमें से 5 अपन ने लिख लिए, 5 को अपन ने याद कर लिया है। कैसे, दादू DADW, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अपन जाएंगे अब SRC पे, ठीक है। SRC में पहला ऐसा आएगा, ठीक है, ये छठा है बेसिकली, ये छठा है, छठा मतलब ये रिमेंबरिंग ट्रिक है। सबऑर्डिनेशन, ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, देखो राइटिंग थोड़ी समझ लेना, जनरल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल है, इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, INTREST, ठीक है। थोड़ा मैं सही से लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सातवां आएगा अपना R से रेम्यूनरेशन, क्या आएगा, रेम्यूनरेशन किसका, ऑफ, रेम्यूनरेशन किसका होगा, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी देना, बोनस देना, कमीशन देना, तो ऑफ एम्प्लॉइज। आठवां सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आप ये जो है ना थोड़ा सा मेरे को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ठीक है। अपन ने ये कंप्लीट किया, क्या क्या कंप्लीट किया अपन ने दादू और SRC कंप्लीट कर दिया। अब क्या बचा अपना, 100 और ई बचा हुआ है, ठीक है। तो 100 और ई पे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे सॉस का, ठीक है। सॉस क्या आएगा, पहला सॉस से आएगा अपना स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ओ से आएगा ऑर्डर, ये नंबर देखना बेटे, ये 8 आया ना यहाँ पे, ये 8 आया है, ये 9th वाला है, ये 9th है, ये 10th है, और फिर यहाँ पे 11, फिर आएंगे ई, याद आएगा 12वां, 13वां और 14वां, ठीक है। यहाँ से 14 प्रिंसिपल खत्म। देखो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, फिर आएगा ऑर्डर, 11वां आएगा अपना, क्या आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, SOS, ऐसे क्या था अपना, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट आ गया, वो से अपना ऑर्डर आ गया। फिर अपना एक लास्ट वाला जो था ना, वो था S से था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, हो गया, हाँ, स्केलर चेन कैसे भूल गया मैं, स्केलर चेन तो इम्पोर्टेंट है। स्केलर चेन, देखो आप इसकी जो वो है ना ऑर्डर, मतलब ऑर्डर तो ये वाला ऑर्डर की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब इनका जो ऑर्डर है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बट बेसिकली मैंने आपको दादू गए SRC
नहीं मिला सॉस, मुँह से निकला ई। ये तो भी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, ये बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक आपको मैंने बताई है, ठीक है। स्केलर चाहिए पूरे प्रिंसिपल याद करने की, ठीक है। फिर आएगा अपना इक्विटी, ऐसा आएगा इनिशिएटिव, फिर लास्ट ही से आएगा एस्पिरेट, डी कॉर्प्स, ठीक है। यहाँ ये 14 के 14 प्रिंसिपल आपके किताब के अंदर आ चुके हैं। ये जो 14 प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ना, ये 14, ये पूरे 14 के 14 याद करना। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर एसआरसी आएगा अपना। एसआरसी में सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ऑर्डर, स्केलर चेन। फिर आएगा इक्विटी, इनिशिएटिव, एस्पिरिटी कॉम्स। देखो अब कैसा आएगा, ई बन गया ना, यहाँ पे एसओएस बन गया, ठीक है। और यहाँ पे दादू जी बन गए, यहाँ पे एसआरसी बन गया, यहाँ पे अपना एसओएस बन गया, और यहाँ पे ई बन गया। दादू गए एसआरसी, नहीं मिला सॉस, नहीं मिला सॉस, मुंह से निकला ई, ठीक है। अब ये याद हो गया आपको। अब बेसिकली सुनो सबसे हार्ड बात, सर आपने तो ये कचरा कर दिया, ठीक है, हमारी स्क्रीन पे कचरा हो गया है, हमारी ड्राइंग बना दी आपने बढ़िया। सर नोट्स, तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको फुल फ्लैज बढ़िया तरीके से नोट्स आपको दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। पहली बार कोई यूट्यूबर, पहली बार तो नहीं है खैर, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स है, मेरे स्टूडेंट्स के लिखे हुए नोट्स है, उनकी आपको फ़ोटो, PDF सब कुछ दी जाएगी, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स है, मैंने ही लिखवाए हैं, बेसिकली बढ़िया छोटे नोट्स है। और जो स्टूडेंट्स को चाहते हैं ना सर आप तो हमको सिर्फ समरी दे दो, हम तो वही पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, हमको तो वही पढ़ना है, बिल्कुल स्टूडेंट्स आप पढ़ जाना, आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है। 12 मिनट में मैंने आपको सारी प्रिंसिपल बता दिया, मैं आपको एक एक चीज़ के अंदर आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सा प्रिंसिपल क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ठीक है। बेसिकली चलते हैं अपन, ठीक है, न्यू पेज पे, ठीक है। पहला प्रिंसिपल है अपना दादू वाला, ठीक है। तो इसमें आएगा अपना पहला डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, ठीक है, सुनना बेटा। डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। घर में क्या होता है पता है, मेल बाहर जाके पैसे कमाता है, फीमेल खाना बनाती है। अब उल्टा भी होता है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई मेल है तो वो ये करेगा, फीमेल है तो ये करेगी, बट एक मेल के पास क्या होता है, थोड़ी फिजिकल पावर ज़्यादा होती है। ऐसे कहते नहीं है, मतलब अपन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, बट एक्चुअली फिजिकल पावर ज़्यादा होती है, मेहनत ज़्यादा कर सकता है, तो बाहर जाके कमा रहा है। और फीमेल का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, बट दोनों जगह भी कुछ कुछ घर में आपने देखा होगा कि भाई हाँ मेल और फीमेल दोनों बाहर जाके कमा रहे हैं, ठीक है। उनने मेड रख रखी है एक, ठीक है। मेल घर में काम कर रहा है, देखिए ना वो की एंड का मूवी, जिसमें वो कौन है, वो अर्जुन कपूर है, हाँ बेसिकली वही था शायद, अर्जुन नाम नहीं पता मुझे उसका, हाँ वो मोटा सा है जो यार, वो उसके साथ चल रहा है ना उसका सीन, मलाइका अरोरा के साथ, हाँ वही वाला, ठीक है। तो वो वाला खाना बनाता है। तो ऐसे बेसिकली अपन क्या करते हैं, घर में अपन काम बांट देते हैं कि यार इजी करने के लिए, पूरा घर चलाने के लिए अपन क्या करते हैं, काम बांट देते, नहीं बांटते, हाँ भाई आप ये करो मैं ये करूँगा। और कैसे, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कि आपका काम ही है। वैसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी दुकान होती है, वहाँ पे काम कितने सारे होते हैं भाई, हाँ अब दिमाग लगाना, बढ़िया बुद्धि लगाना, क्या काम है। अगर आपने बिजनेस किया तो आपको परचेज़ करना है, आपको सेल्स करनी है, आपको ऐड भी लगाने हैं, आपको मार्केटिंग भी करनी है, आपको प्रोडक्शन भी करना है, सब कुछ करना है ना। तो सबके अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, आपने मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ते हो, सबके अलग अलग मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग मैनेजर, इसमें आ जाता है ये तो, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम है ना, सारे मैनेजर्स में बांट दिया, किस हिसाब से, हाँ भाई राम था ना, वो बेटर था किसके अंदर, परचेज में, ठीक है, प्रोडक्शन में, ये दोनों एक ही, तो इसको राम को ये वाला बंदा दो। सेल्स में कौन बेटर था भाई, हाँ शाम को अच्छी सेल्स आती थी, तो उसको ये वाला काम दे दो। जो सीता थी वो एडवर्टाइजमेंट अच्छा करती थी भाई, ऐड लगाती थी, कैसे कोलगेट के बढ़िया बढ़िया ऐड लगा रही है, कौन, ये आलिया भट्ट को हायर कर रही है, इसकी सेटिंग अच्छी थी, तो अपन इसको इसका मैनेजर बना दिया। अब फाइनेंस में अपने पास लक्ष्मण था भाई साहब, कौन था, लक्ष्मण, ये तीरबान चलाता था फाइनेंस के अंदर, बढ़िया तरीके से इसके ऊपर नॉलेज थी, इसको स्पेशलाइजेशन तक। क्या बोल रहा है प्रिंसिपल, क्या बोला, जो हेनरी फॉरेन ने बोला, जो अपना क्या है पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, उसने बोला कि जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें बहुत सारा वर्कलोड है, तो अब क्या करो, जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो जो लोग जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है ना, उसको उस चीज़ का काम दे दो, क्या कर दो, काम दे दो। जब काम दे दोगे आप, तो आपकी वो इज्जत करना चाहिए ना, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है, उसने आपसे काम लिया तो आपको काम टाइम पे दे। तो क्या आएगा, सेकंड प्रिंसिपल क्या आ जाता है, ऐसे ही यहाँ से उठ के पहला समझ में आया ना, काम दे दो, किस बेसिस पे, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये वाला लास्ट सेकंड वाला, ये क्या बोलता है
हेनरी फेवल ने बोला जो अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी कौन होती है? जो काम दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जो काम ले रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी? जो नीचे वाला लेवल है, सबऑर्डिनेट वाला लेवल। और अथॉरिटी किसके पास होगी? जो टॉप लेवल पे है, ठीक है। तो क्या बोलता है, ऐसा ना हो ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी इतनी ज़्यादा हो जाए, अथॉरिटी मैक्सिमम हो जाए, जो अथॉरिटी है ना वो इतनी ज़्यादा हो जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी तो काम कौन करेगा? और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, ऊपर ऑर्डर देने वाला ही कौन हो? अब सोचो, तुमने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, ऊपर कोई लीड ही नहीं कर रहा आपको, समझ रहे हो? लाइक क्रिकेट टीम, अब जैसे चल रहा है ना आजकल, कौन कप्तानी करेगा? रोहित भी अच्छी नहीं कर रहा, विराट ने कप्तानी छोड़ दी, फिर टीम इंडिया हार रही है, पाकिस्तान से भी हार रही, सब कुछ गेम खराब चल रहा है, ऐसे ऐसे सीन चल रहे हैं ना अपने। तो बोल रहे हैं ना अथॉरिटी अच्छी नहीं है, फिर उसके ऊपर नाम लगा देते हैं अपन, कौन वो बुढ़ा है ना यार, कौन है यार, अजीब अजीब है, फिर अलग अलग आ जाते हैं। फिर वैसे ही देश के अंदर राहुल गांधी भी ऐसा ही है, जिसको अपन अथॉरिटी नहीं देते, फिर क्योंकि जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा नहीं सकता। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें जो अथॉरिटी है एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें क्या हो? बैलेंस हो। बेसिकली यही प्रिंसिपल है। आ रहा है ना समझ में? बैलेंस होना चाहिए ना। अथॉरिटी क्या? हुक्म देने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुक्म अपनाने वाला। तो दोनों में क्या हो? बैलेंस। अगर देखो ओनली हुक्म दिया जा रहा है तो किसको दिया जाएगा? वो काम ही नहीं करेगा तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी ना। अब मानो हुक्म नहीं दिया जा रहा, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको तो कुछ चाहिए ना भाई। हाँ, ये अपने मन से थोड़ी करेगा। अगर अपने मन से कर देगा तो इसको लात नहीं मार देगा, तो बोलेगा ना सर थोड़ा काम तो दो मेरे को। आ रहा है ना समझ में? तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? बैलेंस। आप एक डायग्राम बना के आ सकते हो, एक सीसॉ, यहाँ पे ट्राइंगल बनाना, यहाँ लिख देना अथॉरिटी, यहाँ लिख देना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल, उसके बीच में बना देना बैलेंस, ठीक है। आया? ये दो प्रिंसिपल अपने क्लियर हो गए, होए नहीं हुए? दो प्रिंसिपल क्लियर, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल था अपना डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बेसिकली बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। डिसिप्लिन में अपन 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है डिसिप्लिन कि हाँ भाई अपन को डिसिप्लिन में रहना है, ये नहीं कह रहा वो हेनरी फेवल, ये नहीं कह रहा डिसिप्लिन हाँ भाई चुपचाप बैठे रहो, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? जो लीडर्स है ना अपने, लीडर्स, सुपीरियर्स, तो क्या वो बोल रहा है? गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, मतलब कोई चीटिंग ना करे, गुड सुपीरियर जो है ना वो अच्छे हो, ठीक है। सेकंड क्या बोला उसने? फेयर एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट बोले तो कोई चीटिंग ना हो, जो भी आप एग्रीमेंट्स बना रहे हो ना वो एकदम फेयर बनाओ, मतलब बिना चीटिंग के, फेयर एग्रीमेंट्स, ठीक है। फेयर के आगे लिख सकते हो फेयर एंड क्लियर, मतलब एकदम साफ शब्दों में जस्टिफाई कर दो। तीसरा, अगर किसी ने भी गलत काम किया उसको लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं जुडिशरी, गलत उसको नहीं कहते, मतलब उसको पैनल चेक होता है ना, अपन कानून को बोलते हैं कानूनी। जो भी अपन क्राइम कर देते हैं, जो भी लोग क्राइम कर देते हैं, वो कौन चेक करता है? जज चेक करता है ना, तो उसको बोलते हैं पावर कौन कौन सी होती है? जुडिशियल पावर। तो वैसे ही क्या बोल रहा है? जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ये क्या बोल रहा है? जो भी पेनल्टीज होगी ना वो जुडिशियली अप्लाइड हो, मतलब एक मतलब होता है ना यार, कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो। हाँ भाई तेरे तूने पेनल्टी कर दी तो भाई तू उसको भुगत, चाहे तू मैनेजर है या फिर लोअर लेवल पे है, कोई भी हो। समझ में आ रहा है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाओ। डिसिप्लिन का मतलब ये 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें पूरी हो रही तो ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रही है। आया नहीं आया? डिसिप्लिन DAD, 3 चीज़ें कंप्लीट। पहला था डिवीजन ऑफ वर्क इन स्पेशलाइजेशन, काम को बांट दो, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, काम को बांट दो किस बेसिस पे? स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। सेकंड क्या करना था? काम बांट दिया, अब काम किससे बट रहा है? हेड से बट रहा है ना, और काम कौन करेगा? नीचे लोअर वाला। तो इन दोनों के बीच में क्या हो? बैलेंस, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस हो। तीसरा, जब डिसिप्लिन है तो गुड सुपीरियर होने चाहिए यार, है ना, अच्छे लेवल पे, फेयर और क्लियर एग्रीमेंट्स बने, है ना, कोई भी पेनल्टीज हो तो उसका जुडिशियली एप्लीकेशन हो, ठीक है, DAD। अब आता है बढ़िया प्रिंसिपल, जो अपने दो आ रहे हैं ना, 4th और 5th, इन दोनों में बच्चों को हो जाता है कन्फ्यूज़न। क्या होता है ये? अब अपन पेन चेंज करेंगे थोड़ा, हाँ ये लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? एक आता है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड पता है ना सबको, सुना होगा ना आर्मी में, हाँ भाई सर कमांड आया है, कमांड आया है। एक आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हाँ, ये क्या कह रहा है? यूनिटी का मतलब सबको पता है, वन, पता है ना? पता है। यूनिटी का मतलब सबको पता है, हाँ भाई वन होता है, ठीक है। एक मिनट, फिर से आ गया, एक मिनट फिर से आ गया, एक मिनट रुकना भाई साहब, रुकना, थोड़ा सा गैप लेते हैं अपन, कंटिन्यू बोले जा रहे थे। हाँ, तो बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ेंगे अपन। यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है? यूनिटी ऑफ कमांड वाला, मेरा एक मिनट ये चला गया, ब्लैक पेन ले रहा हूँ मैं, ठीक है।
यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, देखो क्या बोल रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड बोले तो अपन ने पिक्चर में देखा है, कोई कमांड देता है, कोई अपन को रूल देता है, हाँ भाई आपको ये काम करना है, कोई अपन को ऑर्डर देता है। ऑर्डर मतलब बेसिकली ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर उसकी बात बोल रही है, बट हिंदी में बोले तो मेरा हुक्म, हाँ मेरा वो है, मतलब बोलते हैं ना यार, राजा महाराजा ऑर्डर देते हैं, राजा महाराजा कमांड देते हैं सेनापति को कि सुन ऐसा कर, ये कर। तो एक बॉस होता है बेसिकली, आप देखना है, आपको बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ। एक दो जने हैं, ठीक है, बढ़िया तीनों लेवल पे। अब इसके अंदर 4-5 जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग हैं। अब ये बोल रहा है सुन मेरा काम है प्रोडक्शन का, तुम प्रोडक्शन करो। ये बोलता है नहीं तुम सेल करो, और ये बोलता है नहीं तुम बैठ के टीवी देखो, तुम टीवी देखो। ये बोल रहा है तुम सेल करो और तुम प्रोडक्शन करो। अब ये बेचारे कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, हमको तो सैलरी चाहिए, काम करा लो, कि एक काम बताओ क्या करना है, पागल हो गए तुम सारे, ये हो गया ना। तो प्रिंसिपल बोलता है, हेनरी फेल बुद्धि वाले थे, उसने बोला जो एक है ना बॉस एक ही होना चाहिए, जो बॉस है ना अपना एक ही होना चाहिए आपके लिए। वन नीचे कितने ही काम कर रहे हो, नीचे से 10-5 काम कर रहे हो, बट जब उनके ऊपर सुनने वाला है ना, ये एक ये एक ये एक और ये एक, इनके ऊपर कौन है, एक ही है ना सुनने वाला। इसकी तरह थोड़ी यहाँ पे 4 काम करे तो इसका भी सुने, इसका भी सुने। ऐसे ऊपर जो आ रहा है ना लेवल, वो एक ही होना चाहिए। आपका जो बॉस है ना वो एक ही होना चाहिए, वन बॉस। समझ में आ रहा है, वन बॉस, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड, जो आपका कमांड है वो भी एक होगा, वरना क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप जो अपना टारगेट है वो भी फुलफिल नहीं कर पाओगे। आ रहा है समझ में वो क्या कह रहा है, ठीक है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उल्टा बोले तो यहाँ पे जने हैं, अब ये बोल रहा है मेरे को सीए करना है, मुझे ना आईएएस भी करना है, ठीक है, और मुझे पता है क्या करना है, मुझे साइंस मैथ्स में लेके मुझे ना इंजीनियर भी बन जाए। तो इसकी मम्मी आई, बेटा कर ले मेरे लाल तू कर, ठीक है मेरे लाल तू कर, तू तो मेरा प्यारा बेटा है, ठीक है। बट दुनिया जब गया ना ये करने, तो इसके टीचर ने इसको एक थप्पड़ मारा, अबे तू कॉमर्स का काम कर रहा है या फिर आर्ट्स का काम करना है तेरे को, या फिर साइंस का काम करना है, एक फील्ड में तो जा, ठीक है। आरएएस वैसे आईएएस वैसे कोई आर्ट्स का वो नहीं होता, बट अपन मान लेते हैं, ठीक है। तू पैर में एक नौका में तो पैर रख, तो भाई एक नदी तेरे को पार करनी है, तूने इस पे भी पैर बन गया, इस पे भी पैर रख दिया, तू क्या रजनीकांत बन रहा है क्या, रजनीकांत सॉरी, रजनीकांत सर की बोलो जय, उनको हमने गलत बोल दिया। तू क्या अजय देवगन बन रहा है क्या, है 2 कार बाइक पे पैर रख के, 2 गाड़ी पे पैर रख के पिक्चर के अंदर एंट्री मारेगा, भाई नीचे कट जाने हैं, जब तू आएगा ना तो नीचे का कट जाना है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे एक तार लगेगा, ये गाड़ी इधर चल जाएगी, ये गाड़ी इधर चल जाएगी, जब फिर बैठे रहे ना जो तेरे साथ सीन होएगा। तो समझ में आ रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है जो अपनी कंपनी का जो टारगेट है ना वो एक ही रखो, या तो प्रॉफिट कमाना रखो या सोशल वेलफेयर रखो। अगर आप दोनों टारगेट पे पैर रखोगे तो आपके कुछ टारगेट नहीं होंगे, मतलब अपना जो डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। 10 डायरेक्शन पे जाओगे ना, 10 नौका पे पैर रखोगे तो आपको एक नौका भी पार नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो बेसिकली 500 प्रिंसिपल समझ में आए। पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, ए से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डी से डिसिप्लिन आया, 3 पॉइंट बताया आपको। फिर क्या बताया मैंने आपको, फिर यूनिटी ऑफ कमांड बताया। यूनिटी ऑफ कमांड बोले तो बॉस एक ही होना चाहिए आपके ऊपर, जो ऑर्डर दे रहा है वो एक जने से ही आपको मिलने चाहिए, है ना, बताया था ना। फिर आपको मैंने 4th पॉइंट बताया, फोर्थ बताया यूनिटी ऑफ कमांड, 5th बताया आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन बोलते हो आपके जो गोल्स है वो क्या हो, ओनली वन हो। वन बोले तो वो मल्टीपल हो, बट आप एक को फोकस करो, पहले फोकस में एक रखो। बोलते हैं ना लाइफ में कि यार हाँ भाई तू म्यूजिक कर रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई एक भी कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, कुछ भी एक चीज़ नहीं होगी, तू एक पे फोकस कर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अपन ने 5 पूरे एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक SRC, ठीक है। तो इसमें आता अपना अपन है ना टारगेट अपना 40 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, बस बढ़िया तरीके से अपन को देखना है। नोट्स आपको लास्ट के अंदर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अपन को सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, देख के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ठीक है। और रही बात मेरी लाइव क्लासेस की, मैं इसके अंदर और भी क्या है, मैं तो आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप पे, वरना क्या लाइव में मेरे बड़े एग्जाम्पल बढ़िया चलते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, मेरे को एक्सपीरियंस है। 80-90 स्टूडेंट्स अभी मेरे पास करंटली पढ़ रहे हैं BST, ओनली BST। मैं अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ, बट अकाउंट्स मैंने छोड़ दिया अभी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। BST की डिमांड ज़्यादा आ रही है, अकाउंट्स के खूब टीचर हो रखे हैं, और BST ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने वाला सब्जेक्ट है, और रटवा मैं सकता हूँ, समझा मैं सकता हूँ, दोनों चीज़ कराऊंगा, क्योंकि खुद मैं बिजनेस कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अपना कौन सा पॉइंट है, सबऑर्डिनेट ऑफ, कौन सा है, 5 हो गया ना, ये 6ठा, ठीक है। ये क्या बोलता है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब देखना इंडिविजुअल इंटरेस्ट पता है ना, मैं खुद का इंडिविजुअली का फ़ायदा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल बोले तो ऑर्गेनाइजेशन, जनरल बोले तो ये क्या बोलता है, हेनरी फेल ने बोला भाई साहब जितने काम कर रहे हो ना तुम,
जितने काम कर रहे हो। अभी देखो लिंक होगा आर से, सातवां था अपना रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, याद आया ना रेम्यूनरेशन। तो ये क्या बोलता है, एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, बढ़िया आपको समझ में आएगी। ठीक है, हमारा एक मोहन है, मोहन, मोहन प्यारे, मोहन प्यारे, मोहन है। ठीक है, क्या है मोहन, बढ़िया तरीके से समझना, मोहन है। अब मोहन क्या करता है, ये काम कर रहा है एबीसी लिमिटेड में। अब एबीसी लिमिटेड का टारगेट है कि भाई हाँ वो 10 करोड़ कमाएगी साल का। बट मोहन क्या कर रहा है, ये अपनी गर्लफ्रेंड मायावती से चैट करता है और मुझको बोलता है यार मेरी कंपनी पैसा ही नहीं देती मेरे को। क्या, मेरी कंपनी मुझे पैसा ही नहीं देती, तू दे दे यार। ऐसी कोई चैट करेगा क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम। ये मायावती से चैट करता है काम के टाइम पे। अब इसका क्या, जनरल इंटरेस्ट, इसने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे दी ना। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, मायावती से चैटिंग करना, और जनरल इंटरेस्ट क्या था कंपनी का आपका, वो जनरल तो यही था ना कि इसको कि यार भाई यहाँ पैसा कमाना है, इसको काम पे फोकस करना चाहिए। बट इसने क्या किया, इसने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस कर लिया। अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट यही भी हो सकता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको बढ़िया एग्जांपल दिया, क्योंकि आजकल लाइफ में यही चलता है, कलयुग चल रहा है ना, घोर कलयुग, तो चलेगा यही। ठीक है, तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। तो ये क्या बोल रहा है प्रिंसिपल, ये बोला कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस मत करो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस मत करो। एम्प्लॉय को बोला आप किस पे फोकस करो, आप जनरल इंटरेस्ट, एम्प्लॉय मैनेजर सबको बोला वो आप किस पे, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बोले तो आपकी एबीसी लिमिटेड जो है उसका जो इंटरेस्ट क्या है, पैसे कमाना, 10 करोड़ कमाना, 500 करोड़ कमाना, 1000 करोड़ कमाना, जो भी अपना टारगेट है उस पर फोकस करो। आया, वो क्या बोल रहा है, खुद का इंटरेस्ट, खुद का पर्सनल, खुद का सेल्फिश मत बनो, सेल्फिश मत बनो। अभी दुकान की काम करो, अब सेल्फिश बने तो क्या आता है, रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय। मतलब वो बोला है सर मैं तो सेल्फिश नहीं बनूंगा, मेरे को तो पैसा कमाना है, चलो मैंने काम कर दिया। तो वो क्या बोला, आपको रेम्यूनरेशन चाहिए ना, आपको मिल जाएगा। हमने 7th प्रिंसिपल बनाया है मैनेजर्स के लिए। क्या बोला, एक लेवल होता है बेसिक, ये होता है एवरेज लेवल। ठीक है, एम्प्लॉय क्या चाहता है, मुझे इतना दो, अरे यार एम्प्लॉय चाहता है मुझे इतना लेवल दो, ठीक, इतनी मुझे सैलरी दो। एम्प्लॉय की इच्छा है ये, और कंपनी की क्या इच्छा है, अरे हम तो इतना देंगे, हट, हम तो इतना देंगे, हट। ये कंपनी की इच्छा है। अब बताओ, कंपनी इतना दे रही है, वो साला इतना मांग रहा है। अब हो गया ना कंपनी को भी, अब रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय क्या बोलती है, ये क्या प्रिंसिपल बोलता है, हेनरी फेयल ने बोला आप इतना पैसा दो, कंपनी का पेट भी ना दुखे, कंपनी का पेट भी ना दुखे और एम्प्लॉय भी खुश हो। तो क्या हो जाएगा, वो इन दोनों के बीच का लेवल हो जाएगा ना। हाँ, कंपनी बोलेगी चल इतना तो ले जा खुशी खुशी, वो बोलेगा चल ठीक है इतना मैं सेक्रीफाइस कर देता हूँ, बट इतना तो नहीं आऊँगा, इतने पे आ जाऊँ। वो लेकिन हम भी इतना नहीं आएंगे, ठीक है, हम भी इतना नहीं आएंगे, थोड़ा आप आओ थोड़ा हम आते हैं। तो जो बीच का लेवल है वो रेम्यूनरेशन। आया समझ में, बहुत ईजी है, 6-7 पॉइंट ईजी समझ में आ गए। ठीक है, बढ़िया बच्चों, देखो मैं अच्छे से और बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से बताऊंगा। मेरी क्या फर्स्ट वीडियो है जो मैं आपको लैपटॉप पे यूट्यूब पे समझा रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सपोर्ट देना। मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल चैप्टर इसलिए उठाया क्योंकि मैनेजमेंट तो सब उठाते हैं, प्रिंसिपली थोड़ा अपन को हार्ड पड़ता है, प्रिंसिपली 14 है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये उठाया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, SRC, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी बहुत ईजी है। अब पता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें कितने लेवल होते हैं, टॉप, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा पूरा, इसलिए मैं आपको नहीं बताया अभी मैंने। एक होता है लोअर, लोअर को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट लेवल, या फिर क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल, सुपरवाइजरी, ब्रैकेट में लिख दो लोअर, लिखना मत एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ बस, टॉप, मिडल, लोअर। ठीक है, अब सबसे डिसीजन कौन लेगा, पैसा वैसा कौन इन्वेस्ट करेगा, बताओ, यही करेगा ना, यही करेगा ना, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। अभी क्या बोलता है, सबसे ज़्यादा पावर है ना इसके पास होती है, तो दो चीज़ होती है, अगर ये पावर सिर्फ इसको दे देगा, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। इसने बोला कि हाँ भाई तुम कंट्रोल कर सकते हो, तो इसको बोलेंगे डेलीगेशन। बट इसने पावर इसको भी बांट दी, इसको भी बांट दी, और 2-4 लेवल और थी उसको भी बांट दी, तो हर जगह बांट दी ना, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों में फ़र्क समझना। डेलीगेशन का क्या मतलब है, अपन वो 5-6 SRC 7th वाला पढ़ रहे हैं, 5-6-6-7 सॉरी 8th वाला पढ़ रहे हैं, कौन सा, सेंट्रलाइजेशन। आपको नोट्स में दिख जाएगा, ये नोट्स खोल के रखना, एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आपको मैं PDF दे दी है, वो आप खोल के रख लेना, आप जब पढ़ो ना ये तो PDF खोल के ही पढ़ना। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, जब मैं आपको मतलब ये यूट्यूब पे वीडियो समझा रहा हूँ ना, खोल के पढ़ना, खोल के पढ़ते हैं PDF तो। सर बोल क्या रहे हो आप, समझ तो सही, आप तो समझो, मैं बोल रहा हूँ जब मैं आपको समझा रहा हूँ ना ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, जो भी आपको पूरा समझा रहा हूँ, तो आप PDF खोल लेना, आपको उसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको पूरा बढ़िया तरीके से इलेबोरेट मिल जाएगा। आप क्या बोल रहा है ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन,
वो उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। मतलब सेंट्रलाइज, पूरी कंप्लीट सेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए और पूरी कंप्लीट डिसेंट्रलाइज भी नहीं होती। होता क्या है सर, ये इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। होता क्या है, पहले तो COD, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है आपने पावर बांट दी। अब पूरी डिसेंट्रलाइजेशन, आपने पैसे की ताकत किसके पास होनी चाहिए, सिर्फ टॉप के पास होनी चाहिए ना। अगर आप बोलोगे सर, आप मिडल को बोलोगे तो अपनी मर्जी से पैसा यूज़ कर ले, इसको भी बोल रहे हो तू भी कर ले कंपनी का पैसा, ठीक है, वो टॉप के पास ही होना चाहिए ना डिसीजन लेने की पावर। तो आपने इनको भी बांट दी, तो ऐसा हो सकता है क्या, फिर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डूब गई। ऑर्गेनाइजेशन 2 मिनट में डूबेगी, ये तो सुपरवाइजरी लेके भाग जाएंगे, है ना, डूब जाएगी, डाउनफॉल आ जाएगा। बट कुछ चीज़ होती है, जैसे हाँ मशीन चलानी है ना, वो बोलेगा सर चला लूँ क्या मशीन, रोज़ आपको परेशान करता है, आपको आपका माथा ही खा गया वो। अरे वो आपने बोला ले यार तू पावर ले, तेरा जब मन करे जब चला ले, जब मतलब मन करे, मतलब ये नहीं कि तू रात में आके चला ले, मतलब जब तेरे को हाँ ज़रूरत है ना, मतलब बुद्धि के हिसाब से तेरी बुद्धि का प्रयोग करके चला ले। अब आप बोलोगे कि पैसा बुद्धि का प्रयोग करके चला ले, वो तो आपका ही पैसा है। पैसा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि छुपा के रखते हैं। पढ़ा नहीं कि 3 इडियट्स देखी नहीं क्या आपके, धन जो कि छुपा के रखते हैं, धन को चेंज कर दिया था किसी और नाम से, याद आया, तो धन छुपा के रखा जाता है। तो धन तो सबसे बड़ी पावर है ना। तो क्या बोल रहा है ये, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ओनली टॉप के पास पावर है, इसने पावर बांटी ही नहीं। तो ऐसा भी होना चाहिए कि पावर बांटी नहीं तो काम नहीं चलेगा ना। ऐसे तो ओनली टॉप के पास पावर है, पावर ओनली विद टॉप। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में पूरा, बढ़िया। तो यहाँ पे अपन ने यही पढ़ा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज हो या कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज हो, उसके बीच में बैलेंस हो। आया 6 7 8 कंप्लीट, बचे अपने 9 10 11 12 13 14, 6 प्रिंसिपल और बचे हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, ठीक है। SRC भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आएगा सॉस, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ऑफ पर्सोनल, ओ से ऑर्डर, बहुत आसान है ये भी। और आएगा फिर अपना स्केलर चेन। सबसे पहले स्केलर चेन में क्या है थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम 5 मिनट ही कंज्यूम कर जाएगा। ऑर्डर और ये पर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल छोटा सा है। हाँ सबसे पहले चलो मैं एग्जांपल देता हूँ उसका ही, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का। देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बचे अपने। हाँ अब सुनना मेरी बात, तुम लोग बड़े आदमी बन गए, 12वीं तुमने बढ़िया तरीके से पास करी, तुमने BCom अच्छे से कर ली, तुम CA CS CMA सब कुछ तुमने कर लिया, तुम लोगों को जॉब पे गए। अब जॉब पे तुम गए, ठीक है, इस कंपनी में गए तुम, A लिमिटेड में तुम गए, 4 दिन तुमने काम किया, A लिमिटेड में तुमने धक्का दे के निकाल दिया। B लिमिटेड में गए, यहाँ पे 5 दिन काम किया, धक्का दे के निकाल दिया, तुमको आता ही नहीं काम, तुम तो फ्रेशर हो, ठट। C में गए, इसने 6 दिन काम किया, निकाल दिया। तुम्हारा D में जब तुम गए ना काम करने, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम लो, है ना, बट तुम में एक स्मार्ट बंदा था। तुम सारे एक साथ जा रहे हो, तुम 3 4 दोस्त हो, तुम 3 4 जाते हो, बट तुम में एक स्मार्ट था। बोला अबे ओ D लिमिटेड साले टाइम तो दे हमको, वो उसकी भी बुद्धि लेट जागी। 3 में तो रिजेक्शन खा गया, बाद में उसकी बुद्धि लेट जागी। भाई थोड़ा टाइम तो दे हमको, स्टेबल होने का टाइम तो दे। यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉल ने, यही बोला भाई साहब जब नए एम्प्लॉय आए ना, न्यू एम्प्लॉय, जब आप ना उनको ऐसे निकालो मत बार बार कि हाँ भाई आप आए और निकल जाओ, आपसे काम अच्छे से नहीं हो रहा। उनको स्टेबल होने का टाइम दो, भाई नए नए आए हैं, ठीक है, स्टेबल होने का टाइम दो। एक टेन्योर होता है 2 महीना 3 महीना 4 महीना, उनसे पूछो, आप देखो स्टैंडर्ड टाइम होता है। ये भी नहीं कि 2 3 महीने, उनको देखो, उनको एकदम परखो, उनकी इम्प्रूवमेंट देखो। ऐसे नहीं कि आप आए 4 दिन उसने अच्छे से काम नहीं किया और आपने उसको निकाल दिया। समझ रहे हो ना, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का क्या मतलब है। कोई भी एम्प्लॉय जब आता है ना, उसको एक स्टेबल टाइम दिया जाता है उसकी स्टेबिलिटी को पहचानने के लिए, उसको स्टेबल होने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है कायम में आने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी में आने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। आया समझ में अब, ठीक है, ये वाला अपना प्रिंसिपल खत्म हुआ। बचा अपना ऑर्डर क्या है, ठीक है, ये अपनी बुक है। अपन ने क्या किया, ये अपना घर, अपन घर गए, घर में अपन ने क्या किया, जो अपनी यूनिफॉर्म थी ना वो अपन ने डाल दी बैग के अंदर, और जो किताबें थी ना बुक्स, वो डाल दी अपन ने बाथरूम के अंदर। क्यों भाई, बाथरूम के अंदर तो यूनिफॉर्म तो बाथरूम के अंदर जाएगी ना धुलने के लिए, और बुक्स कहाँ जाएगी, बैग के अंदर। तो भाई ऑर्डर का क्या मतलब है, जो चीज़ है, जो चीज़ जहाँ की है वो वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। ऑर्डर क्या बोला, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम आएगा, मतलब होता है ना फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, प्रोडक्शन मैनेजर का हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, और सेल्स मैनेजर का हो, सेल्स डिपार्टमेंट में हो। अब कोई बंदा बोल रहा है, बोलते हैं ना साइंस डिपार्टमेंट में साइंस का बंदा होना चाहिए। अब बताओ कॉमर्स की क्लास चल रही साइंस डिपार्टमेंट के अंदर, साइंस की स्ट्रीम के अंदर, बड़े बड़े स्कूलों में तो साइंस का पूरा बिल्डिंग अलग होती है, वहाँ पे कॉमर्स की क्लास चल रही है, तो कितना गंदा हो जाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन, कितना गंदा बैठ जाएगा, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली समझ में आ रहा है ऑर्डर का क्या मतलब था। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल आया, ऑर्डर आया कि ऑर्डर का क्या मतलब है, जो चीज़ जहाँ की है ना वो वहाँ प्रेजेंट हो, जो काम जहाँ का है ना वो वहीं हो रहा हो। समझ में, चीज़ और काम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है, आया प्रिंसिपल समझ में। आगे चलेंगे अपन स्केलर चेन पे। स्केलर चेन क्या बेसिकली होता है? हो, अब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, वो आपको नए चैप्टर में बताऊंगा जो है ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले आप एक चीज़ समझो, ए बी सी डी। मैंने आपको बताया ना टॉप लेवल तो डी टॉप पे है, सी मिडल पे है, सी और बी मिडल पे, ए छोटे पे है, फिर ई आ जाता है, एफ आ जाता है, जी आ जाता है, एच आता है। इन दोनों का लेवल सेम है। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ उसको तो एक बार। अरे रबड़ क्यों नहीं आ रहा, रबड़।